वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। मैं अपने चैनल में आज से एक बहुत ही नया सेगमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ला रही हूँ, दैट इज जो बीपीएससी टियर 3 के टीचर्स का एग्जाम है एंड रिटन एग्जाम 19, 20, 21 और 22 का है, उसका मैं आपको एक एक इंग्लिश का जो सिलेबस में है मैं एक एक चीज आपको डिटेल में कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। इंग्लिश के सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ। टोटल एंड कंप्लीट ग्रामर, जितना ग्रामर है आपको ग्रामर से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। सो ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब इसमें से मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगी आपके एग्जाम्स के लिए। रिमेंबर, कौन सी एग्जाम की बात कर रही हूँ? बीपीएससी टियर 3 जो टीचर्स का एग्जाम 19, 20, 21 और 22 को होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको कैसे ये वीडियोस मिलेंगे वो भी आप पहले समझ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, हर नाम से वीडियोस बना हुआ है। आप बीपीएससी के नाम से जो भी वीडियोस बने हुए हैं आप उसको ओपन कीजिए, वॉच कीजिए और फायदा उठाइए। सो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज अ फेदर इन वंस कैप, जिसका मतलब होता है एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ऐसा अचीवमेंट जिस पे आपको गर्व है। सेकेंड इडियम है अ बैड एग। बैड एग का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव्ड पर्सन। थर्ड इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ना, आंखों का तारा। अ पर्सन और अ थिंग दैट वन चेरिशेस द मोस्ट। वो एक आदमी भी हो सकता है, एक चीज भी हो सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है और खोने का डर रहता है। फोर्थ इडियम है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन ऑस्पिशियस डे, स्पेशल डे। ओके, अ फॉर्चुनेट डे, जिसको आप बोल सकते हो अ लकी डे, राइट। एंड फिफ्थ इडियम है अ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है अ कॉवर्ड पर्सन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं डरपोक। ओके, जो लोग डरपोक होते हैं। अब इनको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बोली हूँ कि अगर आप ईडियम को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको लर्न नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हम लोग इनको, इन ईडियम्स को सेंटेंसेस के हेल्प से समझेंगे। सो द फर्स्ट ईडियम जो मैंने आपको बोला, अ फेदर इन वंस कैप, इसका सेंटेंस या इसको हम कैसे यूज करेंगे? बाय होस्टिंग G20 मीट, इंडिया हैज एडेड अनदर फेदर इन इट्स कैप। यानी कि ये जो G20 का जो मीट, क्योंकि ये इंडिया ने होस्ट किया था, राइट, इंडिया में हुआ था, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है टू बी प्राउड ऑफ। और जितने सारे अचीवमेंट्स अभी तक इंडिया ने किया उसमें से एक और ऐड हो गया है। एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। विनिंग द अवार्ड वॉज अनदर फेदर इन हिज कैप। यानी अवार्ड जीतने से उसके अचीवमेंट में एक और ऐड हो गया है। सेकेंड इडियम है अ बैड एग, जिसका मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है, अ डिसऑनेस्ट और एन इल बिहेव्ड पर्सन। ओके, इसको हम कैसे यूज करेंगे? डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ बैड एग, और ही इज अ बैड एग, डोंट ट्रस्ट हिम मतलब ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, उसको आप ट्रस्ट मत करो, उस पर विश्वास मत करो। एक और इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। यूजुअली पॉलिटिशियंस आर कंसिडर्ड टू बी बैड एग्स। वाई? बिकॉज पॉलिटिशियंस को लोग ऐसा मानते हैं कि दे आर डिसऑनेस्ट। ओके, थर्ड जो हमारा ईडियम है दैट इज एप्पल ऑफ वंस आई, जिसको हिंदी में बोलेंगे आंखों का तारा। ओके, इसका मैंने आपको मतलब क्या बताया है इंग्लिश का? पर्सन और थिंग दैट वन चेरिशेस द मोस्ट। ऐसा आदमी और ऐसा चीज़ जिससे आपको बहुत प्यार है और आप उसको लूज नहीं करना चाहते हो। जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ हिज यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आईज। ऑल्दो ही हैज़ मैनी डॉटर्स, उनको बहुत सारी बेटियां हैं, बट जो सबसे छोटी वाली है वो उनके आंखों की तारा है। ओके, सेकेंड सेंटेंस हम देख लेते हैं। द क्रिस्टल नेकलेस, मेरे पास एक क्रिस्टल नेकलेस है,
इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, कि वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, मैं उसको खो नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा डर रहता है उसको खोने का। ओके, फोर्थ ईडियम है अ रेड लेटर डे, जिसका मैंने आपको बताया क्या है, एन ऑस्पिशियस डे, अ फॉर्चुनेट डे, अ लकी डे। आप देख रहे हो सारे ईडियम्स ए से शुरू हो रहे हैं। ओके, इसको हम कैसे यूज करेंगे? August 15, 1947 was a red letter day for India because India won its independence. इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑब्वियसली August 15, 1947 इंडिया के लिए रेड लेटर डे था, लकी डे था, स्पेशल डे था। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। 26th of January is a red letter day for India. ओके, फिफ्थ अ चिकन हार्टेड, जिसका मतलब होता है कॉवर्ड पर्सन, डरपोक। ओके, इससे हम कैसे बोल सकते हैं? शी इज़ अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज शी डज नॉट स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, कि वो बहुत ही डरपोक है, वो जानती है कि उसका क्या राइट्स है, फिर भी राइट्स के लिए कभी स्टैंड नहीं होती है, कभी मुंह नहीं खोलती है। एक और मैं आपको इसका यूज़ बता सकती हूँ जिसमें इनफैक्ट ये मुझे ही अप्लाई करता है। आई एम अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग। आप मुझे कोई भी गाड़ी दे दो, चाहे वो स्कूटी हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, मैं उसको चला नहीं सकती हूँ। वाई? बिकॉज मैं गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। सो आई एम अ चिकन हार्टेड पर्सन बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ ड्राइविंग। आज हम ईडियम्स विद द लेटर बी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट with the first idiom, that is burn the midnight oil, लेट रात तक पढ़ना। सो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर देयर एग्जाम्स। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जनरली एग्जाम्स के पहले दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के पहले ही उन लोग पूरी पढ़ाई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल विद दिस सेंटेंस है, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में आपको प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, और जिसके लिए आपको लेट नाइट तक जगना पड़ता है। सो इसे सेंटेंस आप समझ गए होंगे, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। उसको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसको लेट रात तक जगना पड़ा। सेकेंड ईडियम है बीट अराउंड द बुश। इसका मैंने आपको क्या मतलब बताया है, नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? स्टूडेंट्स बीट अराउंड द बुश व्हेन दे डू नॉट नो द आंसर। क्लास में अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो व्हाट डू यू डू? जनरली आप डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते हो एंड यू बीट अराउंड द बुश, राइट? इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो जो एग्जैक्टली that is not the correct answer. Okay? एक और आप इसे सेंटेंस देख लो, the politicians beat around the bush when they are asked about their objectives in an interview. आप जनरली टीवी पे इंटरव्यू देखे होगे, यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे होगे। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनसे अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पूछो, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे इलेक्शन के पहले, राइट? पर जीतने के बाद क्या होता है कि they just beat around the bush when they are asked about their objectives. इसका एक और मीनिंग है नॉट कमिंग टू द पॉइंट, यानी कि आप पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। जैसे कि एग्ज़ाम्स में अगर आपको ख़राब मार्क्स आता है और आपको पेरेंट्स से सिग्नेचर लेना होता है तो आपको डर रहता है कि पेरेंट्स अब डांटेंगे, मारेंगे, तो आप पेरेंट्स के पास सिग्नेचर कराने के लिए जाते तो हो, बट आप डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आते हो, पहले इधर उधर की ढेर सारी बातें करोगे, देन यू कम टू द पॉइंट कि पापा साइन चाहिए, मम्मी साइन चाहिए, टीचर ने बोला है। सो नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। थर्ड ईडियम विद द लेटर बी इज ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब होता है अ पर्सन हुज अर्निंग सपोर्ट द फैमिली। एक ऐसा आदमी, परिवार का एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाता है उस पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपके फैमिली में योर फादर इज़ द ब्रेड विनर, राइट? तो क्या होता है, सारा पैसा पापा कमाते हैं बट उसमें सारे लोग डिपेंडेंट उनके ऊपर रहते हैं, दादा दादी, मम्मी, देन सारे बच्चे। सो ब्रेड विनर का मतलब क्या हुआ? पर्सन हुज अर्निंग्स सपोर्ट द फैमिली। एक ऐसा आदमी जिसका इनकम पूरे परिवार को चलाता है या सपोर्ट करता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसे,
When his dad died, he became the breadwinner at a very young age. कि जब उसके पापा का डेथ हुआ तो वो क्या हुआ, he became the breadwinner, यानी कि वो अपने इनकम से पूरे फैमिली को सपोर्ट करता था, that too at a very young age, बहुत ही कम एज में. और ऐसा जनरली आप देखते होगे, it really happens. Fourth idiom with the letter B is by hook or by crook. By hook or by crook का मतलब होता है to accomplish your goal by any means, या आपका जो गोल होता है, ओके, आपका जो एम होता है वो आप कोशिश करते हो अचीव करना किसी भी वे से, चाहे वो खराब ही वे क्यों नहीं हो, अच्छा वे या खराब वे. सो रिमेंबर, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या हुआ, चाहे वो अच्छा मीन्स हो या खराब मीन्स. मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट कि कश्मीर शुड बी देयर्स, बट एक्चुअली इट वाज नॉट. सो रिमेंबर, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. Next idiom with the letter B is back on one's feet, to recover from a difficult situation or to reestablish oneself. इससे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? She was back on her feet after the brutal accident, right? यानी एक्सीडेंट तो हुआ बट उसको थोड़ा सा टाइम लगा, बट she recovered herself from that accident. Brutal means खतरनाक. एक और सेंटेंस इससे देख लेते हैं बेटा. She is trying to be back on her feet after recovering from coma. जनरली क्या होता है कि बीमारी में लोग कभी कभी कोमा में स्लिप कर जाते हैं, एंड वंस दे रिकवर, इट इज़ इनफैक्ट बहुत ही कम चांसेस होता है रिकवर करने का. इस ईडियम को हम सेंटेंस के हेल्प से कैसे समझेंगे? शी इज़ ट्राइंग टू बी बैक ऑन हर फीट, यानी वो पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए कोमा से वापस आने के बाद. हमने ईडियम्स किया विद द लेटर बी, 5 ईडियम्स. ये हमारे स्पोकन इंग्लिश में आएगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू विद द लेटर सी. द फर्स्ट ईडियम विद द लेटर सी इज काउच पोटैटो. काउच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो आलसी होता है और सिर्फ उसको अच्छा लगता है टीवी देखना या जंक फूड खाना, राइट? ऐसे लोगों को हम काउच पोटैटो बोलते हैं. सेकेंड ईडियम जो हम करेंगे दैट इज कॉट रेड हैंडेड. इसका मतलब होता है टू कैच अ पर्सन वाइल कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि कोई आदमी कोई क्राइम कर रहा है, कोई गलती कर रहा है और उसी समय उसको पकड़ लेना. जैसे कोई चोरी कर रहा है और उसी समय अगर हम उसको पकड़ लेते हैं चोर को, तो हम क्या बोलेंगे? द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड. थर्ड ईडियम है दैट इज कैट फाइट. कैट फाइट का मतलब होता है एन एंग्री फाइट बिटवीन 2 women. जनरली 2 women का जो आप कभी कोई लड़ाई देखते हो ना, बहुत गंदा वाला जो लड़ाई होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड कैट फाइट. अगर 2 men के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो आप उसको कैट फाइट नहीं बोलोगे. फोर्थ ईडियम जो हम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनट्रू स्टोरी, असत्य कहानी. कभी कभी क्या होता है ना, कभी हम लोग फंस जाते हैं किसी चीज़ में. जैसे कि सपोज़ कि हम ऑफिस जा रहे हैं और मेरे को लेट हो गया, ओके. जब बॉस पूछता है कि मैम आज आप लेट क्यों हो, तो हम लोग कभी कभी कोई कहानी गढ़ लेते हैं, कोई बना लेते हैं जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं होता, सच नहीं होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी. नाउ फिफ्थ ईडियम विद द लेटर सी इज़ कूल एज अ क्यूकम्बर. क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा, ओके. सो कूल एज ए क्यूकम्बर का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कूल रहना, काम रहना, पीसफुल रहना, दैट इज़ कॉल्ड कूल एज अ क्यूकम्बर. अब हम एक एक ईडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इन ईडियम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस. पहला है काउच पोटैटो. मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब क्या होता है, लेजी पर्सन. स्टूडेंट्स आर काउच पोटैटोज ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स का मतलब क्या होता है, छुट्टी, सैटरडे एंड संडे. तो जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो उस दिन वो काउच पोटैटो हो जाते हैं, दे बिकम लेजी, राइट. इसे हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. शी हैज़ बिकम वेरी फैट बिकॉज ऑफ बीइंग अ काउच पोटैटो. अब क्या होगा कि जो काउच पोटैटो हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वेट पुट ऑन करेगा, मोटापा उसका बढ़ते चला जाएगा. तो हमने क्या बोला, शी हैज़ बिकम वेरी फैट, वो मोटी हो गई है. क्यों? क्योंकि वो शी इज़ अ काउच पोटैटो, वो काम नहीं करती है, सिर्फ
बैठी रहती है एंड कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग. ओके. सेकेंड इडियम है कॉट रेड हैंडेड. इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज, इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टू कैच अ पर्सन वाइल कमिटिंग अ क्राइम. कोई क्राइम कर रहा है उसी समय उसको रंगे हाथ पकड़ लेना. इसका हिंदी यही होता है, रंगे हाथ पकड़ना. द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी फ्रॉम द सेफ. यानी जो चोर था वो जैसे ही सेफ से पैसा निकाल रहा था उसी समय पकड़ा गया. इसका सेकेंड सेंटेंस है हिज बॉयफ्रेंड वॉज कॉट रेड हैंडेड. बॉयफ्रेंड लाइक हाउ वॉज ही कॉट रेड हैंडेड. इट कुड बी कि वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा, उसी समय उसको, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसने उसको क्या हुआ, रंगे हाथ पकड़ लिया. ओके. नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर सी इज कैट फाइट. इसे सेंटेंस देख लेते हैं. देयर वॉज अ कैट फाइट बिटवीन बोथ द सिस्टर्स. कभी कभी क्या होता है कि सिस्टर्स के बीच में भी एंग्री फाइट हो जाता है, कैट फाइट हो जाता है. द कैट फाइट बिटवीन बोथ द एक्ट्रेसेस ड्यू अ लॉट ऑफ अटेंशन. एक्ट्रेसेस यानी हीरोइन, यानी दोनों हीरोइन के बीच में जो कैट फाइट हुआ था ना, उसे काफ़ी मीडिया अटेंशन मिला, लोगों का अटेंशन मिला. नेक्स्ट इडियम विद द लेटर सी इज कॉक एंड बुल स्टोरी. मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है, असत्य कहानी जो हम लोग बना लेते हैं अगर कुछ छुपाना होता है तो इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे यूज़ करेंगे. शी टोल्ड मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी ऑफ नॉट अटेंडिंग हर फ्रेंड्स मैरिज. यानी कि क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के शादी को अटेंड नहीं कर पाई थी तो कोई मनगढ़ंत कहानी बना के हम लोग को बता दी. ओके. सो एक्चुअली कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी. सेकेंड सेंटेंस है द थीफ टोल्ड द पुलिस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट द रॉबरी. यानी जो रॉबरी में वो इन्वॉल्व था, जो चोर इन्वॉल्व था, और जब पुलिस से पकड़ा गया तो वो कुछ अगेन मनगढ़ंत कहानी बना के पुलिस को बताया. नेक्स्ट इडियम विद द लेटर सी इज कूल एज अ क्यूकम्बर. मैंने क्या इसका बताया कि जो बहुत ही शांत और पीसफुल रहता है ना, अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कूल एज अ क्यूकम्बर. इसे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे. ही केप्ट एज कूल एज अ क्यूकम्बर व्हेन द न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स शाउटेड क्वेश्चंस एट हिम वंस. जनरली क्या होता है, ही आप पॉलिटिशियन समझ जाओ कि पॉलिटिशियन बिल्कुल शांत था, वेरी कूल, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी पीसफुल. जब रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन लगातार पूछना शुरू कर दिए. विद द लेटर डी. सो फर्स्ट इडियम विद द लेटर डी इज डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का हिंदी होता है छुपा हुआ रुस्तम, या इसको आप ये भी बोल सकते हो अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर. सेकेंड इडियम जो हम डी से करेंगे दैट इज डिग वंस ओन ग्रेव. याद रख लो, डिग वंस ओन ग्रेव, जिसका हिंदी होता है अपनी ही कब्र खोदना. थर्ड इडियम जो हम विद द लेटर डी करेंगे दैट इज अ ड्रॉप इन द बकेट. अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा अमाउंट, अ वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट. ओके. नेक्स्ट इडियम जो हम करेंगे डी से दैट इज डीप पॉकेट्स. डीप पॉकेट्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसे होते हैं. नेक्स्ट इडियम जो है विद द लेटर डी करेंगे दैट इज डाउन इन द डम्प्स, DUMPS, और डाउन इन द माउथ जिसका मतलब होता है फीलिंग वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल. जब आप बहुत ज़्यादा दुखित और डिप्रेस्ड फील करते हो दैट इज कॉल्ड डाउन इन द डम्प्स. नेक्स्ट इडियम जो हम डी से करेंगे दैट इज ड्रिंक लाइक अ फिश. मछली की तरह पीना, बट एक्चुअली इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, जिसमें नशा होता है, नशा का चीज़. ओके. सो ड्रिंक टू मच अल्कोहल. नाउ मैं अब आपको हर इडियम को यूज़ करना बताऊंगी कि कैसे इन इडियम्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. अगर सबसे पहला हम इडियम की बात करें, द फर्स्ट वन दैट इज़ डार्क हॉर्स. इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, छुपा हुआ रुस्तम, या अप्रत्याशित विजेता, या अनएक्सपेक्टेड विनर, जो कि शुरू में आपको ऐसा लगता है ना कि वो कभी भी जीतेगा नहीं किसी चीज़ में, मतलब वो विनर हो ही नहीं सकता है, या कुछ वो अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता है, बट अचानक उसका जो यू कैन से उसका जो एबिलिटी होता है वो निखर जाता है. सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. शी इज़ अ डार्क हॉर्स
आई नेवर न्यू शी कुड राइट अ नॉवल, यानी वो डार्क हॉर्स है। क्यों? वो छुपी हुई रुस्तम है, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं मैंने किया कि वो नॉवल भी लिख सकती है। सेकेंड सेंटेंस है विथ डार्क हॉर्स, दैट इज द जापानीज टीम टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। ओके, वैसे इसका मतलब क्या हो कि जापानीज टीम को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो जीतेगा, बट अचानक वो जीत गया, छुपा हुआ रुस्तम निकला। सेकेंड ईडियम विद द लेटर डी इज डिग वंस ओन ग्रेव, जिसका हिंदी मैंने आपको क्या बताया, अपनी ही कब्र खोदना। अगर आप अपना ओन, और यू कैन से इफ यू डिग योर ओन ग्रेव, you do something unwise that will result in your own failure or downfall in the near future, यानी आप ऐसा काम करते हो जो फ्यूचर में आपके लिए ही खराबी है। इसका मतलब है you are digging your own grave। इसको हम कैसे यूज करेंगे? Students should not dig their own grave by cheating in exams, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में चीट करते हो, अगर पकड़े गए तो क्या हुआ, आपका फ्यूचर में बहुत बुरा हाल होगा। या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, या स्कूल से निकाल दिया जाएगा, या आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो? चीटिंग करके आप अपने कब्र को खुद खोद रहे हो। नेक्स्ट है, ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव बाई टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन हाई इंटरेस्ट। अगर आप किसी से पैसा लेते हो, ओके, वो भी तो इंटरेस्ट पे लेते हो, तो क्या होता है, आप अपना ऑल्दो ये आपके पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। सो यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। नेक्स्ट ईडियम है विद द लेटर डी, दैट इज़ द थर्ड वन, अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब मैंने क्या बोला, अ वेरी स्मॉल अमाउंट और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट, बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? What we were paid for our work was just a drop in the bucket as compared to what company earned, यानी जो हम लोग को पेमेंट मिल रहा था ना, वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, बिल्कुल लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, जो कि एक्चुअली कंपनी बहुत ज़्यादा अर्न करती थी, या कंपनी जो अर्न करती थी, कंपनी की का जो प्रॉफिट था, उसको अगर कंपेयर करो हम लोग के पेमेंट से, तो वी वर पेड वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट हम लोग को पे किया जाता था। एक और सेंटेंस से देख लेते हैं। फॉर अ मिलियनर, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि मिलियनर का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत 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 पैसे होते हैं। द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ लग्जरी कार इज अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी जो एक मिलियनर होता है ना, उसके लिए एक लग्जरी कार खरीदना बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। Like you can give the example of Adani or Ambani or Bill Gates, right? But जो हम मिडिल क्लास के हैं ना, हमारे लिए एक लग्जरी कार खरीदना, it's not like a drop in the bucket, right? Next idiom with the letter D है, that is deep pockets। मैंने क्या बताया है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, राइट? तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? They are looking for someone with deep पॉकेट्स टू पे फॉर दिस स्टार्टअप। जैसे कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी खुलती है या कुछ भी खुलता है ना, तो उसके पास क्या होते हैं, पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोग, ये जो स्टार्टअप है, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिसके पास डीप पॉकेट्स से बहुत सारे पैसे हैं, जो उनको स्टार्टअप में मदद करे। सो रिमेंबर, डीप पॉकेट्स का मतलब क्या होता है, अ पर्सन, और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विथ लॉट्स ऑफ मनी। एक और सेंटेंस इसे हम देख लेते हैं। He spends money like water because he thinks his father has a deep pocket। इसका मतलब हुआ कि वो इतने पैसे खर्चा करता है, पानी की तरह पैसे उड़ाता है, खर्चा करता है, क्योंकि एक्चुअली वो सोचता है कि उसके फादर बहुत रिच है, he has deep pockets which actually is not। ओके, नेक्स्ट ईडियम जो हम डी से करेंगे, दैट इज डाउन इन द डम्प्स या डाउन इन द माउथ, जिसका मतलब होता है फीलिंग वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल, यानी जब आप बहुत ज़्यादा दुखित फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, मिजरेबल फील करते हो। ओके, तो इसको हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? ही वॉज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। ऑब्वियसली अगर किसी का जॉब छूट जाता है तो वो खुश तो रहेगा नहीं, हंसेगा तो नहीं, क्या करेगा, डिप्रेस फील करेगा, सैड फील करेगा, मिजरेबल फील करेगा। वाई? बिकॉज किसी भी आदमी के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज इट गिव्स यू मनी, और अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। नेक्स्ट इसे जो हम सेंटेंस बनाएंगे, आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम्स और आफ्टर फेलिंग इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट
डाउन इन द डम्स, यानी कि जब एग्ज़ाम में वो फेल कर गया तो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड, ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। एग्ज़ाम में फेल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखित हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगा। ओके, सो लास्ट ईडियम विद द लेटर डी इज़ ड्रिंक लाइक अ फिश। इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है। ओके, वन हु ड्रिंक्स टू मच अल्कोहल। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? बॉयज़ ऑलवेज ड्रिंक लाइक अ फिश इन पार्टीज़। You know what is the reason? Because they get free drinks. Because इससे मैं छोटा सा आपको स्टोरी बता सकती हूँ कि I was working in IBM Delhi as an HR. I was into HR. तो जब भी पार्टीज होता था तो द बॉयज़ यूज टू बी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। क्यों? खाने के लिए नहीं, अरे यार यहाँ तो फ्री ड्रिंक मिलेगा। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉयज़ ऑलवेज ड्रिंक लाइक अ फिश इन पार्टीज व्हेन दे गेट फ्री ड्रिंक, राइट? एक और इसका यूज देख लेते हैं। यू विल सर्टेनली डैमेज योर लिवर इफ़ यू ड्रिंक लाइक अ फिश। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियोगे ना, अगर आप फिश की तरह ड्रिंक करोगे तो क्या होगा? सर्टेनली आप अपने लिवर को डैमेज करोगे, अपने हेल्थ को खराब करोगे। Important and common idioms with the letter E. The first one is eyes like a hawk, जिसका हिंदी मतलब होता है तेज नजर वाला। बोलते हैं ना बाज या चील की जैसी आंखें। सेकेंड इडियम हम करेंगे ई से, ईट योर वर्ड्स। ईट योर वर्ड्स का मतलब होता है अपनी कही हुई बातों को वापस ले लेना। रिमेंबर, जो आपने कुछ आपने ऑलरेडी बोल चुका है और अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप क्या करोगे? अपने वर्ड्स को ईट करोगे, वापस लोगे। थर्ड ईडीएम करेंगे हम ई से, इवन ब्रेक। इवन ब्रेक का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार देना। फोर्थ ईडीएम करेंगे आइज ओपनर, जिसका मतलब होता है रियलाइजेशन, कोई ऐसा चीज़ जो आपको एहसास करवाता है, एहसास करवाना। एंड फिफ्थ ईडीएम जो विद द लेटर ई करेंगे, दैट इज ईयर टू द ग्राउंड। इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ पे बिल्कुल अटेंटिव रहना, जिसको आप हिंदी में राइट वर्ड यूज़ कर सकते हो, चौकन्ना होना या चौकन्ना रहना। रिमेंबर, ईयर टू द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? चौकन्ना रहना। अब मैं आपको हर ईडीएम को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो अगर फर्स्ट ईडीएम आइज लाइक अ हॉक की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं द सिक्योरिटी गार्ड्स standing outside the bank, or you can also say standing outside the jewelry shop, have eyes like a hawk. आप देखते हो कि बैंक के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं या ज्वेलरी शॉप के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, दे हैव आइज लाइक अ हॉक। वो लोग बहुत तेज़ नज़र वाले होते हैं, बिल्कुल उनकी आंखें जो होती है ना वो बाज की तरह होती है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द इन्विजिलेटर्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स हैव आइज लाइक अ हॉक। ये तो आप भली भांति एक्सपीरियंस किए होगे कि जब एग्ज़ाम देते हो तो जो इन्विजिलेटर्स आपके होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी अलर्ट एंड उन लोग बहुत तेज़ नज़र वाले होते हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर देखो तो लोग पकड़ लेते हैं कि आपका चीटिंग का इरादा है। सेकेंड वर्ड है ईट योर वर्ड्स, जिसका मतलब होता है अपनी कही हुई बातों को वापस लेना। इससे सेंटेंस हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं, द ब्रिटिशर्स सेड दैट इंडिया वॉज अ लूजर बट दे हैड टू ईट देयर वर्ड्स आफ्टर इंडिया वन द मैच। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी बोल दिया था कि इंडिया एक लूज़र है, बट जब उस मैच को इंडिया ने जीत लिया तो ब्रिटिशर्स को अपना जो कही हुई बातें हैं उनको वापस लेना पड़ा। ईट योर वर्ड्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यू मस्ट ईट योर वर्ड्स इफ़ यू आर रॉन्ग। इनफैक्ट दिस शुड बी योर हैबिट, कि अगर गलती से आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो यू शुड बी रेडी टू ईट योर वर्ड्स, यानी कि अपनी कही हुई बातों को वापस लेना आना चाहिए। थर्ड ईडीएम है इवन ब्रेक, जिसका मैंने आपको क्या बोला है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार देना। हम इससे सेंटेंस बना सकते हैं, ऑल द जेंडर्स whether मेल और फीमेल should get an even break।
यानी कि ऑल द जेंडर्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एनी फील्ड। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया, ऑल द पॉलिटिशियंस गेट एन इवन ब्रेक टू स्टैंड इन एन इलेक्शन। ये तो आप देखते ही हो कि क्योंकि इंडिया फॉलोज और इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सबको समान अधिकार मिलता है इलेक्शन लड़ने का। नेक्स्ट इडियम है आइज ओपनर, जिसका मतलब होता है रियलाइजेशन या किसी को एहसास कराना। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे भी जस्ट एक रीसेंट मूवी रिलीज़ हुई है 12th फेल, राइट, और ये बच्चों को काफ़ी पसंद आया है ये मूवी, तो हम बोल सकते हैं द रीसेंट release of the 12th fail movie is an eye opener for the students as well as for the society. Next idiom with the letter E is ear to the ground. Ear to the ground का मतलब होता है to pay attention to everything that is happening around, यानी चारों तरफ क्या हो रहा है सब कुछ बिल्कुल अटेंटिव होके सुनना, जानकारी रखना, या इसका बेस्ट वर्ड है चौकन्ना रहना। तो इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ऑल द स्टूडेंट्स शुड वॉच माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश विथ ईयर्स टू द ग्राउंड, यानी बिल्कुल आप जो मेरे इंग्लिश वीडियोस को देख रहे हो बिल्कुल अटेंटिव तरीके से देखना है, चौकन्ना रहते हुए देखना है कि जो जो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ वो हर चीज़ को आप ग्रास्प करो और अच्छी तरीके से समझो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द सोल्जर्स नियर द बॉर्डर हैव ईयर्स टू द ग्राउंड। ऑब्वियसली द सोल्जर्स नियर द बॉर्डर्स, जितना भी हमारा बॉर्डर्स है जहाँ वहाँ जो सोल्जर्स डिप्यूट हुए हैं ना, उनको हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है so that no foreign country attack us. With the first idiom with the letter F, that is the first one is fly off the handle. Fly off the handle का मतलब होता है to get very angry, that too suddenly. इसका मतलब क्या हुआ? अचानक गुस्सा हो जाना। जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कि एक आदमी बड़े नॉर्मल तरीके से बात करो, अचानक गुस्सा हो गया। सो रिमेंबर फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब क्या हुआ? अचानक गुस्सा हो जाना। सेकेंड ईडियम हम करेंगे 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना। थर्ड ईडियम विद द लेटर एफ हम करेंगे, दैट इज फिल्दी रिच। फिल्दी रिच का मतलब होता है एक्सट्रीमली रिच, वेरी रिच, बहुत अमीर। नेक्स्ट ईडियम दैट इज द फोर्थ वन जो हम करेंगे, दैट विल बी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। फाइट लाइक कैट एंड डॉग वो भी सही है, या बोल सकते हो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स वो भी सही है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअली आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, लगातार बहस करना। कुछ लोगों में आदत होता है लगातार बहस करने का। And the last idiom with the letter F करेंगे, that is fire in the belly. Fire in the belly का मतलब होता है very strong ambition. हिंदी में इसको बोलोगे उच्च महत्वाकांक्षा। अब हम फर्स्ट idiom से आपको मीनिंग एज वेल एज सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ईडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल, जिसका मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया, टू गेट वेरी एंग्री, दैट टू सडनली, अचानक गुस्सा हो जाना। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? When I found my daughter playing video game, I flew off my handle. यानी जब मैंने अपने डॉटर को देखा या पकड़ा वीडियो गेम खेलते हुए तो मैं अचानक बहुत गुस्सा हो गई। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई जनरली फ्लाई ऑफ द हैंडल व्हेन स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट देयर होमवर्क, कि मैं ये मेरा हैबिट है। इनफैक्ट जनरली मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ या मैं गुस्सा करती हूँ बच्चों पे अगर उन लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं। सेकेंड ईडियम मैंने आपको बताया था 40 विंग्स, जिसका मतलब होता है, इसका दो मीनिंग आप बोल सकते हो, या तो झपकी ले लेना या शॉर्ट एंड लाइट स्लीप या शॉर्ट नैप भी बोल सकते हो, जो जनरली आदमी दोपहर के खाना खाने के बाद
1-2 घंटा जो सोता है, या आप देखोगे कुर्सी पे कुछ लोग बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं, तो इसका दोनों ही मतलब होता है शॉर्ट स्लीप या झपकी ले लेना। ओके, इसको हम यूज करेंगे, द बैंक मैनेजर caught the security guard taking 40 wings on duty. So remember 40 wings के पहले आप word जो use करोगे that will be take या taking. Let me repeat the sentence for you. The bank manager caught the security guard taking 40 wings on duty. इसका मतलब क्या हो कि बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया था झपकी लेते हुए जब वो ड्यूटी पे था। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द इन्विजिलेटर caught a student taking 40 wings during his maths exam. यानी कि इन्विजिलेटर जो था वो एक स्टूडेंट को पकड़ लिया था झपकी लेते हुए, इनफैक्ट मैथ्स एग्जाम के समय। थर्ड ईडियम जो एफ से है दैट इज फिल्दी रिच। फिल्दी रिच का मतलब क्या होता है? टू बी रिच बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। इसका मतलब हुआ उचित या अनुचित तरीके से अमीर हो जाना। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, दे आर वेरी रिच, बट येस बाय फेयर मीन्स उचित तरीके से उन लोग अमीर बना है। बट कुछ लोग अनुचित तरीके से भी अमीर बन जाते हैं, स्टिल दे विल बी कॉल्ड फिल्दी रिच। जो भी बहुत बहुत अमीर है उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्दी रिच। इसका सेंटेंस पहला देख लेते हैं, हिज फादर इज फिल्दी रिच so he can get his child easily admitted into any of the foreign universities. Foreign university में admission लेना it's very difficult. Why? Because it's very expensive. बहुत महंगा होता है। बट क्योंकि उसका फादर बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसके लिए अपने बच्चे को किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग थिंग। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द पॉलिटिशियंस बिकम फिल्दी रिच आफ्टर डूइंग स्कैम्स इन करोर्स। ये तो हम जनरली देखते ही हैं कि जो पॉलिटिशियंस इन पावर होते हैं उन लोग स्कैम करके दे बिकम फिल्दी रिच। इनफैक्ट स्कैम लैक्स में नहीं करते हैं, ये जो स्कैम करते हैं वो करोड्स में करते हैं, एंड देन ओनली दे बिकम फिल्दी रिच। तो ये क्या हुआ? ये फेयर मीन्स नहीं हुआ, दिस इज अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीके से लाइक ये अमीर बने। नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर एफ है फाइट लाइक कैट एंड डॉग। इसका मतलब हिंदी क्या हुआ? कंटिन्यूअली आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। जनरली आप हस्बैंड वाइफ में देखोगे कि किसी भी मुद्दा पे वो कंटिन्यूअसली बहस करते जाएंगे, बहस बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। सो इसको क्या बोलेंगे? फाइट लाइक कैट एंड डॉग। ओके, सो इससे हम सेंटेंस देख लेते हैं, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग ओवर अ फैमिली इश्यू। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक फैमिली इश्यू पर लगातार बहस कर रहे थे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द लॉयर्स वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स ओवर अ पॉलिटिकल इश्यू। यानी कि जो लॉयर्स हैं वो लगातार बहस कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर? एक पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर। लास्ट जो हम ईडियम एफ से देखेंगे दैट इज फायर इन द बेली, जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, उच्च महत्वाकांक्षा। इससे पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई हैव फायर इन द बेली टू एजुकेट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड दिस इज अ फैक्ट, कि मेरा एक बहुत बड़ा एम्बिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, एजुकेट करूं। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। एक और इसे सेंटेंस देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स लिविंग इन कोटा। जो कोटा में जो बच्चे रहते हैं या जो पढ़ाई करने जाते हैं, दे हैव फायर इन द बेली टू क्रैक नीट एंड जेई। देखते हो उन लोगों को इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होता है जो बच्चे कोटा जाकर पढ़ते हैं और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। रिमेंबर, दे हैव फायर इन द बेली टू क्रैक नीट एंड जेई विद द लेटर जी। फर्स्ट ईडियम है विद द लेटर जी इज गिव अ पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन एंग्रीली। ये तो इंग्लिश मीनिंग है। इसका हिंदी मीनिंग हुआ किसी को गुस्से से डांटना, गुस्सा हो जाना और गुस्सा होकर डांटना उसको। सेकेंड ईडियम विद द लेटर जी इज गो थ्रू फायर एंड वाटर, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग।
और टू अंडरगो ग्रेट डिफ़िकल्टीज और डेंजर्स। इसका हिंदी मतलब हुआ सब कुछ बलिदान कर देना या बड़ी कठिनाइयों और ख़तरे से गुज़रना। थर्ड ईडियम जो हम करेंगे टुडे, दैट इज़ गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का इंग्लिश मीनिंग है टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और अगर इसका हिंदी मीनिंग आप देखो तो अतिरिक्त प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। फोर्थ ईडियम जो हम करेंगे विद द लेटर जी इज ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब समवन टू गेन फेवर्स। इसका हिंदी मतलब होता है किसी को घूस देना, कोई भी काम करवाने के लिए। फिफ्थ ईडियम जो आज हम करेंगे दैट इज ग्राइंड वंस टीथ। इसका मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग है टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। इसका हिंदी मतलब होता है अपनी दांतों को पीसना गुस्से में। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दांतों को पीस सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, तब कोई भी a person grind his teeth when he is not able to do anything. Why? Because he is helpless. ये सिर्फ अपनी दांतों को पीस के रह सकता है। ओके, सो अब मैं आपको एक एक से सेंटेंसेस बताऊंगी कि कैसे इस सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ईडियम जो मैं आपको बताई हूँ दैट इज़ गिव अ पीस ऑफ माइंड। मैं आपको ऑलरेडी इसका हिंदी मीनिंग बता चुकी हूँ, किसी को डांटना, वो तो गुस्से से डांटना। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई गेव माई डॉटर a peace of mind when I found her spending a lot of time on mobile games. Now आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल में गेम खेलने से, और ये ट्रस्ट मी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या मेरी डॉटर, मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तो जब मैंने अपनी डॉटर को पाया कि शी वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, देन आई गेव हर अ पीस ऑफ माइंड। मैंने उस पर क्या किया? गुस्सा किया, मैंने उसको डांटा। सेकेंड सेंटेंस है माई बॉस गेव मी अ पीस ऑफ माइंड व्हेन आई वॉज लेट टू माई ऑफिस। मेरे जो बॉस हैं वो मेरे ऊपर गुस्सा किए और मुझे डांटे जब मैं अपने ऑफिस लेट पहुंची। नेक्स्ट ईडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर, जिसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, सब कुछ बलिदान करना या बड़ी बड़ी कठिनाइयों या खतरे से गुजरना। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं आवर फ्रीडम फाइटर्स वेंट थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ये हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत बलिदान किए, सब कुछ बलिदान कर दिए और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। क्यों? हमारे कंट्री इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, राम जी वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू कीप हिज फादर्स वाउज। राम जी को बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और वो राजपाट सब कुछ क्या कर दिए थे? सैक्रिफाइस कर दिए थे, बलिदान कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के प्रॉमिस को रखने के लिए। नेक्स्ट है गो दी एक्स्ट्रा माइल, जिसका मैंने हिंदी मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है, अतिरिक्त प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। वी द टीचर्स गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। हम जो टीचर्स हैं हम लोग बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अतिरिक्त प्रयास करते हैं उन बच्चों को कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़ाई का समझाने में जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई में बहुत तेज़ नहीं है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, माई हस्बैंड ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू कीप आवर रिलेशनशिप स्ट्रांग। येस, दिस इज़ ट्रू। अगर मेरे और मेरे हस्बैंड में अगर कोई लड़ाई होता है किसी भी चीज़ को, तो वो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। वाई? हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए। एक्स्ट्रा माइल मतलब वो अतिरिक्त प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो ईडियम है विद द लेटर जी इज़ ग्रीज द पाम, जिसका मैंने हिंदी मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्रीज द पाम मतलब किसी को घूस देना, कोई भी काम कराने के लिए। इसका फर्स्ट सेंटेंस है आई ग्रीज द पाम ऑफ द एयर होस्टेस टू गेट अ विंडो सीट, यानी कि मैंने क्या किया? मैंने फ़्लाइट में एयर होस्टेस को कुछ घूस दिया। क्यों? एक विंडो सीट लेने के लिए। नेक्स्ट है द पैसेंजर ग्रीज द पाम ऑफ द TTE टू गेट हिज सीट कन्फर्म्ड। ना ये हम सब जानते हैं कि जब हम ट्रेन में बिना सीट कन्फर्मेशन का बैठते हैं, हमारा सीट नहीं कन्फर्म्ड हुआ रहता है, तो जो TTE आता है, जो जनरली आप वाइट और ब्लैक ड्रेस में देखोगे, उसको हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। क्योंकि हम अपने सीट को कंफर्म उन्हीं से कराते हैं।
So remember, the passenger greased the palm of the TTE to get his seat confirmed. So what is the meaning of grease the palm? रिश्वत देना, right? Act of bribery. नेक्स्ट idiom है grind one's teeth. Grind one's teeth का मतलब होता है to be very angry or annoyed. But आप गुस्सा तो but you cannot do or say anything. ना तो आप कुछ कर सकते हो और ना ही आप कुछ बोल सकते हो. तो इसको सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? When I scolded my maid, she grinded her teeth and walked away. कि जब मैंने अपनी मेड यानी अपनी सर्वेंट को डांटा तो वो क्या की, वो दांत पीस के रह गई. शी ग्राइंडेड हर टीथ, शी गॉट एंग्री बट वॉकड अवे. वो कुछ ना तो बोली और ना ही कुछ की, एंड शी जस्ट वॉकड अवे. ठीक है, एक और सेंटेंस इससे हम देख लेते हैं. चिल्ड्रन शुड नॉट ग्राइंड देयर टीथ व्हेन दे आर स्कोल्डेड बाय देयर पेरेंट्स और टीचर्स. ना आजकल के बच्चों में क्या आदत होता है ना कि जनरली उन लोग क्या करते हैं कि अगर मम्मी पापा डांटे या टीचर्स डांटे, राइट, तो उन लोग ढीठ की तरह बिहेव करते हैं. दे ग्राइंड दे टीथ, ओके, अपनी दांत को पीस के रह जाते हैं. ऑल्दो उन लोग कुछ बोलते नहीं हैं, बट येस दे गेट एंग्री व्हेन दे गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम दे पेरेंट्स और टीचर्स. तो क्या है ये, एक्चुअली ये हर बच्चों पे अप्लाई होता है कि चिल्ड्रन शुड नॉट ग्राइंड देयर टीथ. इसका मतलब है चिल्ड्रन शुड नॉट गेट angry when they are scolded by their parents or teachers. With the letter H. The first idiom with the letter H is hard to swallow, जिसका मतलब होता है difficult to believe. कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना जो हमें विश्वास ही नहीं होता है कि अरे ऐसा कुछ हो गया. So hard to swallow का मतलब क्या हो गया? Difficult to believe. Second है hands are tied. Hands are tied का इंग्लिश मीनिंग हुआ you are prevented from doing something because it is not in your power. Okay? इसका hands are tied का हिंदी मतलब हुआ कि आप कुछ कर नहीं सकते हो. Why? Because ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि आपको वो पावर नहीं है वो काम करने का. ओके, आपको ये पावर ही नहीं मिला है वो काम करने का. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? हैंड्स आर टाइड. थर्ड ईडियम विद द लेटर एच है हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, जिसका मतलब होता है इट मीन्स यू हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. मतलब अगर आपको कोई काम कुछ बोल रहा है करने के लिए तो आप उसको बोल सकते हो आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. मतलब आप जो मुझे काम दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे कोई और इम्पॉर्टेंट काम ऑलरेडी है. नेक्स्ट इडियम विद द लेटर एच है हैव वन फुट इन द ग्रेव. इसका मतलब होता है टू बी नियर डेथ ड्यू टू ओल्ड एज और एनी इलनेस. इसका मतलब हुआ कि आपको जो भी है उसका डेथ बहुत जल्दी होने वाला है, या तो हो सकता है बुढ़ापा के कारण या कोई बीमारी के कारण. द फिफ्थ ईडियम विद द लेटर एच इज़ हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. रिमेंबर, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. अब हर ईडियम से मैं आपको एक या दो सेंटेंस बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले हार्ड टू स्वॉलो, इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं इट इज़ हार्ड टू स्वॉलो दैट इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ क्रिकेट मैच. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही मुश्किल है विश्वास करना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच लूज़ कर गया. किस चीज़ में? क्रिकेट मैच में. नेक्स्ट है हैंड्स आर टाइड. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? इन CBSE affiliated schools the teachers cannot physically hurt the children because their hands are tied. ना बहुत नॉटी बच्चे होते हैं ना जिसको टीचर्स को थोड़ा मोड़ा मारना ही पड़ता है. मारना का नहीं पड़ता, थोड़ा सा कान पकड़ना पड़ता है, बट इतना भी टीचर्स नहीं कर सकती हैं. वाई? बिकॉज देयर हैंड्स आर टाइड. एज पर CBSE रूल्स आप किसी भी बच्चे को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर एच इज़ हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी जस्ट आपको बताई हूँ कि आपको कोई और डिफरेंट वर्क है जो कि प्रेजेंट वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको करना है. तो आप इसको कैसे बोल सकते हो?
I cannot attend this party as I have a bigger fish to fry. Suppose कि आपको किसी पार्टी में जाना है बट ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम है स्कूल में, तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई. इट मीन्स इससे भी ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी कोई वर्क है करने के लिए. ऑब्वियसली एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अटेंडिंग अ पार्टी. नेक्स्ट है हैव वन फुट इन द ग्रेव. इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला कि किसी को या कोई जल्दी मरने वाला है या तो किसी बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण. इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? माई अंकल हैज़ वन फुट इन द ग्रेव बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर. ओके, इसका मतलब है कि मेरे अंकल मरने ही वाले हैं. क्यों? क्योंकि वो ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहे हैं. नेक्स्ट है हैव वन फुट इन द ग्रेव. इसका मतलब क्या हुआ? टू बी नियर डेथ आइदर ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस. कोई आदमी मरने वाला है या तो बुढ़ापे के कारण या किसी बीमारी के कारण, राइट? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? माई ग्रैंड फादर हैज़ वन फुट इन द ग्रेव बिकॉज ही इज ऑलरेडी 95 years old. The last idiom with the letter H is hard and fast. Hard and fast का मतलब होता है very strict rules. इसे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? There are hard and fast rules in the hospital to maintain silence. इसे हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं. The hostel has hard and fast rules which does not allow children to go out at night. With the letter I. Today we are going to do 5 idioms. So the first one is in a nutshell, जिसका हिंदी होता है संक्षेप में. Second idiom है ins and outs, जिसका हिंदी मीनिंग है संपूर्ण जानकारी. Third idiom with the letter I is in black and white, जिसका हिंदी मीनिंग है लिखित. Fourth idiom with the letter I है in full swing, जिसका मतलब होता है या हिंदी मीनिंग होता है जोरों पर. The fifth idiom with the letter I is in someone's good books, जिसका हिंदी मतलब होता है कृपया पात्र होना. अब ये पांचों idioms से मैं आपको sentences और मीनिंग्स फिर से बताऊंगी और हर एक से कम 2-2 सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इन idioms को आप यूज़ करोगे. तो अगर हम पहले ईडियम की बात करें दैट इज़ इन अ नटशेल, जिसका मतलब होता है वेरी ब्रीफली या समरी, जिसको हिंदी में आप बोलोगे संक्षेप में. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इसका है ही टोल्ड मी द प्लॉट ऑफ द मूवी इन अ नटशेल. इसका मतलब है कि उसने मुझे पूरे मूवी का प्लॉट एक संक्षेप में बता दिया. ओके, सो नटशेल का मतलब आप इंग्लिश में अगर देखो तो यू कैन से द मीनिंग इज समरी, टू टेल द समरी ऑफ समथिंग. सेकेंड सेंटेंस इसको हम ऐसे बना सकते हैं द टीचर एक्सप्लेन द पोएट्री इन अ नटशेल. यानी कोई एक पोएम है, कोई एक पोएट्री है जिसको टीचर ने बहुत डिटेल में नहीं समझाया बट एक समरी के तौर पे या एक संक्षेप में उसने उस पोएट्री के बारे में बताया. सेकेंड ईडियम था इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है संपूर्ण जानकारी, फुल डिटेल्स. ओके, जैसे कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, राइट, और मैं 10 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो इसको मैं बोल सकती हूँ आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, कि इसका क्या प्रॉज है, किसका क्या कॉन्स है, एंड आई मीन आई नो द डिटेल्स ऑफ दिस teaching profession. So remember इसको मैं कैसे बोलूँगी? I know the ins and outs of the teaching profession. Now my husband, he has got a very good idea and very detailed knowledge about the share market. तो इसको मैं कैसे use करूँगी? My husband knows the ins and outs of the share market. Third idiom है इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका इंग्लिश मीनिंग आप बोल सकते हो रिटन और प्रिंटेड, ऐसा चीज़ जो लिखा हुआ रहता है, और हिंदी मीनिंग है इसका लिखित में. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? द रूल्स ऑफ द गेम वर इन ब्लैक एंड वाइट सो देयर वाज नो रूम फॉर डिबेट. यानी गेम का जो सारा रूल्स है वो सारा रिटन फॉर्म में था, इसीलिए देयर वाज नो रूम फॉर डिबेट, कोई डिबेट होने का चांस ही नहीं था. एक और सेंटेंस देख लेते हैं.
The policies of the company were in black and white to avoid any confusion among the employees. Now जो जनरली जो कंपनी का जो पॉलिसीज होता है वो रिटन में रहता है, इसीलिए हम क्या बोले हैं, द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी वर इन ब्लैक एंड वाइट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज़. नाउ क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी का पॉलिसीज ब्लैक एंड वाइट यानी रिटन में रहता है ना, तो एम्प्लॉयज़ जो वहाँ वर्क करते हैं वो भी एकदम उनको क्लियर क्रिस्टल पता रहता है कि भाई ये पॉलिसी हमको इसी के अकॉर्डिंग कंपनी में काम करना है. नेक्स्ट ईडियम मैंने बोला था विद द लेटर आई इज इन फुल स्विंग, जिसका मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग है एट द हाइट ऑफ, या बहुत ज़ोरों पर. इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द न्यू ईयर पार्टी वॉज इन फुल स्विंग अराउंड 12 AM. आप जनरली एक्सपीरियंस किए होगे कि 12 बजे रात को ना क्या होता है कि न्यू ईयर पार्टी जो पार्टीज़ होते हैं वो पूरे ज़ोरों पर रहते हैं, अपने फुल हाइट में रहते हैं. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. इन समर सीजन द सेल ऑफ आइसक्रीम्स और द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स रियली गेट इनटू फुल स्विंग इन इंडिया. ना इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए क्या होता है समर सीजन में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेल होता है वो पूरे ज़ोरों पर रहता है समर सीजन में. नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर आई इज इन सम वंस गुड बुक्स. अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग जानेंगे तो इसका मतलब हुआ बी इन समबडीज फेवर और गुड ओपिनियन, मतलब किसी के ओपिनियन में उसका अच्छा नाम होना, दैट इज कॉल्ड इन समवंस गुड बुक्स. या इसका हिंदी मतलब आप बोल सकते हो कृपा पात्र होना. इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट मेरा ये हमेशा आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट, राइट. मैं क्या ट्राई करती हूँ कि आई शुड ऑलवेज बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई बॉस. इनफैक्ट हर एक एम्प्लॉय को ये ट्राई करना चाहिए कि अपने बॉस की किताबों में उसका नाम अच्छा रहे. इसका मतलब क्या कि बॉस के ओपिनियन में उसका नाम अच्छा रहे. ओके एक और सेंटेंस देख लेते हैं इससे. ही इज़ ऑलवेज punctual in his class, so he is in the good books of his teacher. Obviously, जो बच्चा हमेशा क्लास में टाइम पे आएगा, पंक्चुअल रहेगा, वो अपने टीचर के गुड बुक्स में रहेगा. 5 कॉमन एंड इंपॉर्टेंट ईडियम्स करेंगे विद द लेटर जे. आई तक अभी तक हमने कर लिया है. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग टाइम. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसका हिंदी मीनिंग है हर फन मौला. सेकेंड ईडियम विद द लेटर जे इज जैक अराउंड, जिसका मतलब होता है समय बर्बाद करना. थर्ड ईडियम जूस अप, टू चार्ज अप या चार्ज करना. फोर्थ ईडियम है जियर एट, मजाक उड़ाना. फिफ्थ ईडियम है जॉन्डिस्ड आईज, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्वाग्रह से देखना. अब हम हर एक ईडियम को सेंटेंस के साथ देखेंगे कि कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसका मतलब होता है पर्सन हु हैज़ द स्किल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हर फन मौला. एक ऐसा आदमी जिसको बहुत सारे स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने का. सबसे पहले इसको एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. My boss is a jack of all trades because he's efficient not only in coding but also marketing and customer service. Generally जो हमारे बॉस होते हैं वो इसीलिए बॉस बने ही हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, and they are jack of all trades. Second, my mom is a jack of all trades as she is not only a great cook but also a great singer and a musician. क्यों मेरी मम्मी jack of all trades हैं? वाई? बिकॉज वो एक अच्छी कुक होने के साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं और एक अच्छी म्यूजिशियन भी हैं. सेकेंड ईडियम विद द लेटर जे इज जैक अराउंड, जिसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम या समय बर्बाद करना. स्टूडेंट शुड नॉट जैक अराउंड बट स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स. जो बच्चे हैं उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए सो दैट उन लोग एग्जाम्स में अच्छा कर सकें. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. किड्स दीज डेज शुड नॉट जैक अराउंड प्लेइंग वीडियो गेम्स. आजकल के बच्चों को अपना टाइम या समय बर्बाद नहीं करना चाहिए वीडियो गेम्स खेल के. थर्ड ईडियम है जूस अप, जिसका मतलब होता है चार्ज करना, टू चार्ज अप. इसे सेंटेंस देख लेते हैं. आई नीड टू जूस अप माई फोन एज द बैटरी इज डेड. मुझे अपने फ़ोन को चार्ज करना है, क्यों? क्योंकि बैटरी डेड हो गया है.
एक और सेंटेंस देख लेते हैं. आई नीड टू जूस अप माई लैपटॉप एज आई हैव टू अटेंड अ जूम मीटिंग. कि मुझे जूम मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए मुझे अपने लैपटॉप को क्या करना है, चार्ज करना है. जियर एट, नेक्स्ट इडियम है जियर एट, जिसका मतलब होता है टू मेक फन या मजाक उड़ाना. ही इग्नोर्ड द जियरिंग क्राउड. उसने जियरिंग क्राउड को इग्नोर किया. वाई? बिकॉज द क्राउड वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. शी फेल्ट हर्ट व्हेन हर क्लासमेट्स बिगैन टू जियर एट हर बैड लुक्स. उसे बहुत बुरा लगा जब उसकी क्लासमेट्स उसका बैड लुक्स का मजाक उड़ा रही थी. नेक्स्ट इडियम है जॉन्डिस्ड आईज, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्वाग्रह से देखना. इससे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? वुमेन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आर लुक्ड एट विथ जॉन्डिस्ड आईज. वुमेन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं उन्हें हमेशा ही एक जॉन्डिस्ड आईज के दृष्टि से देखा जाता है. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. शी ऑलवेज व्यूज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस विथ जॉन्डिस्ड आईज. सो आज हमने idioms एंड phrases किए हैं बीपीएससी टियर 3 टीचर्स के एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है. मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक के साथ आऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है. कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. थैंक यू एवरीबडी.